वहाँ बहुत ही एक्टिव टीचर के तौर पर जानी जाती थी, क्योंकि मैंने वहाँ ज्वाइन किया 95 में। उस वक्त अंजलिना अली वो वहाँ की प्रिंसिपल थी। बेला साहब आ गए, इनके आते साथ माहौल बहुत ही बिगड़ने लगा, ख़राब होने लगा। मेरे साथ पॉलिटिक्स करने लगे। इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया। जो चार्ज मिलना चाहिए था सबिहाबाजी को, तो सबिहाबाजी को नहीं मिल करके ये चार्ज जो है दे दिया, बेला ने अपनी बहन जीनत परवीन को दे दिया। कायदे से तो इन लोगों को ईमानदारी अगर इन लोगों के दिल में रहता तो ये कायदे से हमको देते चार्ज, हमको नहीं दे करके वो क्या किए कि चार्ज दे दिए अपनी बहन जीनत परवीन को। मैं एक सवाल अमरीना जी करना चाहूँगा, चूँकि अभी हाल ही में जीबी की एक बॉडी बुलाई गई थी, जीबी बुलाई गई थी, जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई थी, और फिर बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी फारूक अली साहब, इस्लाम साहब पर लगा। उसके बाद फिर चर्चा में सुर्खियों में आए। पूरे प्रसंग को भी आप कैसे देखते हैं? ये जो पूरी घटनाक्रम चल रही है, ये घटनाक्रम तो चल कितना रही है। संवैधानिक है, कितना गैर बिल्कुल संवैधानिक? गैर विवाद संवैधानिक। तो खड़ा वहां से विवाद हुआ खड़ा हुआ उर्दू गर्ल्स जब हाई स्कूल जब से। समा बानो को बीएलओ के लिए चिट्ठी मिला और समा बानो नहीं, फिर यहाँ से एक्सक्यूज नहीं करने लगे। स्टार्ट। जो कि उन लोगों का गवर्निंग बॉडी है, मुस्लिम उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के गवर्निंग बॉडी में एक टीचर रिप्रेजेंटेटिव का होना बिल्कुल ज़रूरी है। उनके बिना आपने कैसे इतना सारा कदम उठा लिया, इसका जवाब कौन है? टीआर के विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि पुरुष टीचर बहाल होने की, तो मुझे वो चिट्ठी भी दिखाए गए जिसमें ये विवरण है शिक्षा विभाग की तरफ से, दूसरे दूसरे स्कूलों का हवाला देते हुए कि नहीं, वहाँ पर आप नियुक्त कर सकते हैं। बाकायदा जो प्रबंध समिति थी उन्होंने चिट्ठी लिखा विभाग को और कहा कि हम पुरुष शिक्षक रखना चाहते हैं, तो क्या मुझे अनुमति है? तो उस संदर्भ में दूसरे स्कूलों का हवाला दिया गया। उसके बाद फिर वहाँ पर उसे आदेश दिया गया कि नहीं अपने रखना। बैलोच को क्यों नहीं देखा और फिर टीआर को क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व किया? टीआर से क्यों नहीं परमिशन? समा बानो के ऊपर में ये भी आरोप है कि इन्होंने अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं किया। जो प्रबंध समिति थी उन्हें कई मरतबा चिट्ठी दिया गया कि आप बीएलओ क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहती हैं। विभाग को, शिक्षा विभाग को, फिर प्रिंसिपल को चिट्ठी आया कि उसे आप रिपोर्ट कीजिए, उसको बीएलओ में ज्वाइन करवाइए। तमाम चीज़ें, घटनाक्रम। ये जो टीचर का, ये जो शमा बानो को फंसाया गया है, ये फंसाया गया, हम ये वर्ड यूज़ करें, क्योंकि उसने लिखा था चिट्ठी की जेंट्स टीचर की बहाली नहीं होनी चाहिए। अभी लोग सोचने लगे कि 5-6 टीचर में किसी टीचर को फंसाया जाए। बोला ये भी गया कि किसी कोई राजनीतिक प्रभावशाली आदमी के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता है उनका, तो उनका एक प्रभाव भी वहाँ दिखता है, पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं। ये सारे आरोप है उनके। जब से ये बेला आया तो हम किसी भी तरह का, हम तो अपनी आँख से बहुत कुछ एमईसी के जो अभी जनरल सेक्रेटरी अभी है या नहीं है, ये तो सस्पेंस बना हुआ है तमाम चीज़ों को लेकर के। फारूक अली साहब और इस्लाम साहब वो कहते हैं कि अपनी मनमानी करते थे और अब तक डेवलप नहीं हुआ है। एमईसी के विषय में ये कहा जाता है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो क्या एमईसी को कोई आमदनी है, किसी तरह का कोई सोर्सेस है, इनकम ऑफ सोर्सेज, जो डेवलपमेंट की बातें इस समय पूरी तरह से गलियारे में चर्चा में? एक और मैं प्रश्न करना चाहूँगा। कहते हैं कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के लिए जितने भी मतदाता हैं, या इसके लिए जो पूरी मतदाता की पूरी लिस्ट तैयार हुई, उसमें कोई महिला आज तक सदस्य नहीं बन पाई। पूरे प्रकरण से जो जिस तरह का मामला अभी चल रहा है, इससे नहीं लगता है कि एमईसी को नुकसान हो सकता है, प्रशासनिक नुकसान भी हो सकता है? क्योंकि इस तरह के झगड़ों में बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी संस्थाएं खत्म हो गई है, तो इसका नुकसान खासतौर से माइनॉरिटीज़ के जो बच्चियां हैं, जो पढ़ते हैं, खासतौर से गरीब बच्चे, तो उनका नुकसान हो सकता है। हौस बुला लिया। ऐसा क्या हो गया था एक आग पटा, जबकि मुद्दा था कि उर्दू गर्ल्स स्कूल की एक शिक्षिका ने को सस्पेंड किया गया, उसके ऊपर आप लोग ध्यान देते, उस दोनों पक्ष की बात बैठा करके करते, दोनों पक्ष की बात सुनते। भागलपुर शहर का इस वक्त तापमान बढ़ा हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ चूँकि ठंडी का मौसम है, लेकिन तापमान बढ़ने की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ चूँकि भागलपुर शहर के बीचों बीच जो एक एमईसी यहाँ पर बॉडी है, कमेटी है, दरअसल उसको लेकर के इस समय विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि बीच में जो एमईसी के लिए चुनाव आयोग का गठन हुआ था, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारीख भी संभावित घोषित कर दी है चुनाव कराने की, मतदान कराने की, और वो तारीख रखी है 8 दिसंबर और 15 दिसंबर। और 8 दिसंबर को महज आने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और 15 दिसंबर को भी महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। थोड़ी सी भूमिका लंबी होगी और विस्तार से हम इस वीडियो को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ हम इस पूरे मैटर को इस वक्त हम रख रहे हैं और बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से। हमारे साथ उर्दू गर्ल्स स्कूल से सेवानिवृत्त हुई, रिटायर हुई एक टीचर हैं, नाम है अमरीना सिराज। लंबे वक्त तक वहाँ पर पढ़ाती रहीं और जब इस समय विवाद चल रहा है एमईसी को लेकर के, तो इन्होंने दूरभाष के माध्यम से मुझे सूचित किया और कहा कि मैं भी अपनी तरफ से बातें रखना चाहती हूँ। ये तो पूरा प्रकरण आप जान रही हैं एमईसी में जो चल रहा है इस वक्त। कोर्ट में चला गया था मामला, वहाँ से हटा, पीसी हुआ चुनाव आयोग का, एक तिथि भी रखी गई है। उर्दू गर्ल्स स्कूल में पढ़ाते हुए आपको एक लंबा वक्त गुजरा? बिल्कुल।
है ना। ये पूरा एक्सपीरियंस क्या है, आप बताइए। मैं वहाँ बहुत ही एक्टिव टीचर के तौर पर जानी जाती थी, क्योंकि मैंने वहाँ ज्वाइन किया 95 में। उस वक्त अंजलिना अली वो वहाँ की प्रिंसिपल थी। स्कूल के सभी टीचरों के साथ मेरा अच्छा सलूक रहा। उस वक्त हाशिम साहब मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो भी मेरी बहुत ही इज्जत किया करते थे। स्कूल में कोई भी किसी भी तरह की बात होती थी, किसी भी तरह का सूचना आता था गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी कोई प्रोग्राम करना होता था, यानी माहौल बिल्कुल अच्छा था। बिल्कुल अच्छा अभी का था। माहौल हाँ। कैसा है? एकाएक 2014 में इलेक्शन हुआ और ये आ गए, बेला साहब आ गए। इनके आते साथ माहौल बहुत ही बिगड़ने लगा, ख़राब होने लगा। वो अपना वर्चस्व दिखाने लगे, अपनी बहन को आगे लाने के लिए भरपूर कोशिश किया और हमसे किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटीज़ करवाना बंद कर दिया। धीरे धीरे हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कभी स्कूल के इस तरह के पॉलिटिक्स को कभी नज़दीक से देखा ही नहीं था, जाना ही नहीं था। ये लोग मेरे साथ पॉलिटिक्स करने लगे। इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया। पूरे उस कमेटी में मेरे हस्बैंड भी थे, लेकिन मेरे हस्बैंड भी जब मीटिंग में जाते थे तो ये लोग इग्नोर करते थे। किसी रजिस्टर पर अगर साइन करना होता था तो रजिस्टर नहीं देते थे, छीन लेते थे। तो ये सब देख करके, इन लोगों की ऐसी एक्टिविटीज़ देख करके मेरे हस्बैंड ने वहाँ जाना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे जब क्या हुआ कि टीचर लोग जब रिटायर करने लगे एक एक करके, तो धीरे धीरे हम भी सबसे जूनियर थे उस पीरियड में। फिर मेरी सीनियरिटी जब आई तो मेरे सीनियरिटी के पहले सबिहा बाजी थी। सबिहा बाजी 2020 में रिटायर करी, जुलाई में रिटायर करी। तो रिटायर करने से पहले 2018 में एक थी नैयर परवीन, वो रिटायर करें। तो उनके रिटायरमेंट के बाद जो चार्ज मिलना चाहिए था सबिहा बाजी को, तो सबिहा बाजी को नहीं मिल करके ये चार्ज जो है दे दिया, बेला ने अपनी बहन जीनत परवीन को दे दिया, जिसके लिए काफ़ी हंगामा हुआ और ये फिर उसने रिवोक कर लिया, उसने ख़त्म कर दिया इसको और फिर सबिहा बाजी को चार्ज दे दिया। सबिहा बाजी को चार्ज दे दिया, इस दरमियान वो अपनी बहन को वाइस प्रिंसिपल बना दिया। वाइस प्रिंसिपल बना दिया। हमने आवाज़ उठाया कि वाइस प्रिंसिपल क्यों बना, तो बोला कि वो ऐसे ही बना दिया, वाइस प्रिंसिपल का तो वो स्कूल में कुछ काम वाम नहीं है, ये वो करके, आप तो सीनियर हैं, आप तो बनेंगे ही, आप ये वो करके। ठीक है। इस पीरियड में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन पीरियड में थोड़े से समय के लिए लॉकडाउन ही रहा। फिर 2020 में लॉकडाउन टूटा तो सबिहा बाजी जुलाई में रिटायर भी कर गई। तो नियम से तो हम वहाँ पर नियमित टीचर थे और ये तो नियमित टीचर थी भी नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसकी बहाली हुई थी। तो कायदे से तो इन लोगों को ईमानदारी अगर इन लोगों के दिल में रहता तो ये कायदे से हमको देते चार्ज। हमको नहीं दे करके वो क्या किए कि चार्ज दे दिए अपनी बहन जीनत परवीन को। तो यहाँ भाई बहन का मामला आ गया, अपनी बहन को दे दिया। और इनका साथ इनके कमेटी के जो खास लोग थे, अब पता नहीं खासम खास कैसे हो गए, हो सकता है बैक साइड से इनकी ये मदद किया करते होंगे, तभी तो इनमें सटे हुए हैं, तभी तो इनकी बात मान करके कमेटी का गठन करके और हमको आपका कहना है कि जीनत परवीन को हमसे पहले प्रिंसिपल का इंचार्ज मतलब चार्ज मिला। हाँ, मिलना चाहिए था आपको। जीनत परवीन आपके सामने बनी ना प्रिंसिपल? हाँ, जीनत परवीन मेरे सामने। मिलना किनको चाहिए था? मुझे मिलना चाहिए था। आप सीनियर हैं उनसे? हम सीनियर, बहुत सीनियर। उसको तो हम पढ़ाया, स्टूडेंट मेरी रही है, हम उसको पढ़ाए हैं। वो स्कूल में हम जब ज्वाइन किए तो वो स्कूल में थी, मेरे सामने पढ़ी। सीनियरिटी का कोई ख्याल नहीं रखा? कोई ख्याल नहीं रखा, सीनियरिटी का कोई ख्याल नहीं रखा। वहाँ की ट्रेनिंग करके आई है। मैं एक सवाल अमरीना जी करना चाहूँगा, चूँकि अभी हाल ही में जीबी की बॉडी बुलाई गई थी, जीबी बुलाई गई थी, जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई थी और फिर बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी फारूक अली साहब, इस्लाम साहब पर लगा। उसके बाद फिर चर्चा में सुर्खियों में आए। पूरे प्रसंग को भी आप कैसे देखते हैं? ये जो पूरी घटनाक्रम चल रही है, ये घटनाक्रम तो कितना संवैधानिक है, कितना गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक है वो इसलिए कि ये कमेटी 5 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए था। ये बार बार बढ़ता गया और फारूक अली ने इन लोगों के कहने पर, या क्या अंदर की क्या हकीकत है हमको तो नहीं पता, लेकिन ऐसे लगता है कि फारूक अली ने किसी मजबूरी में ही ने डेट बढ़ाया होगा इलेक्शन का। विवाद तो खड़ा वहाँ से हुआ, खड़ा हुआ उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल जब समा बानो को बीएलओ के लिए चिट्ठी मिला और शमा बानो फिर एक्सक्यूज करने लगे। स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। शमा बानो का नहीं, 6 टीचर ने एक एप्लीकेशन में लिख करके दिया था कि इस स्कूल में किसी जेंट्स की बहाली नहीं हुई है, और इन्होंने एक जेंट्स की बहाली कर दिया, जिसका पता नहीं क्या राफेन है कि क्या नाम है, वो उस जेंट्स की बहाली किया है, जिसमें कि इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आपने जेंट्स की बहाली क्यों किया। अच्छा, बहाली होने से पहले
टीचर्स में भी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्निंग बॉडी का एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं टीआर, टीचर रिप्रेजेंटेटिव, जो कि उन लोगों का गवर्निंग बॉडी है। मुस्लिम उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के गवर्निंग बॉडी में एक टीचर रिप्रेजेंटेटिव का होना बिल्कुल ज़रूरी है। उनके बिना आपने कैसे इतना सारा कदम उठा लिया, इसका जवाब कौन देगा? आपने कैसे उसके बिना आपने बहाली कर लिया? टीआर के विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि पुरुष टीचर बहाल होने की, तो मुझे वो चिट्ठी भी दिखाए गए जिसमें ये विवरण है शिक्षा विभाग की तरफ से दूसरे स्कूलों का हवाला देते हुए कि नहीं वहाँ पर आप नियुक्त कर सकते हैं। बाकायदा जो प्रबंध समिति थी उन्होंने चिट्ठी लिखा विभाग को और कहा कि हम पुरुष शिक्षक रखना चाहते हैं, तो क्या मुझे अनुमति है? तो उस संदर्भ में दूसरे स्कूलों का हवाला दिया गया, उसके बाद फिर वहाँ पर उसे आदेश दिया गया कि नहीं रख सकते। नहीं, ठीक है, इन्होंने शिक्षा विभाग से ऑर्डर लिया कि हम यहाँ पुरुष को रख सकते हैं कि नहीं, लेकिन पहले बायलॉज क्यों नहीं देखा कि वहाँ जेंट्स टीचर की बहाली का ऑब्जेक्शन है, नहीं लेना है? तो फिर उस चिट्ठी को अवहेलना करके आप डीओ क्या के उन लोगों को क्या पता मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के बायलॉज के बारे में? अपने बायलॉज को क्यों नहीं देखा? और फिर टीआर को क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व किया? टीआर से क्यों नहीं परमिशन लिया? टीआर होती है पूरे स्कूल टीचर की एक हेड होती है। टीचर के किसी भी चीज़ को कैसे कौन देखेगा? टीचर की बात को कौन सुनेगा? समा बानो के ऊपर में ये भी आरोप है कि इन्होंने अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं किया। जो प्रबंध समिति थे उन्हें कई मरतबा चिट्ठी दिया गया कि आप बीएलओ क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहती हैं, विभाग को, शिक्षा विभाग को, फिर प्रिंसिपल को चिट्ठी आया कि उसे आप रिपोर्ट कीजिए, उसको बीएलओ में ज्वाइन करवाइए। तमाम चीज़ें घटनाक्रम देखिए, ये तो बहुत हंसी लगता है, ये सब बात जो आप हमसे पूछ रहे हैं ये हंसी लगती है। ये जो टीचर का ये जो शमा बानो को फंसाया गया है, ये फंसाया गया, हम ये वर्ड यूज़ करें क्योंकि उसने लिखा था चिट्ठी की जेंट्स टीचर की बहाली नहीं होनी चाहिए थी। पहला समा बानो ने लिखा था। हाँ, शमा बानो का पहला नाम था, उसके पीछे 2-4 टीचरों का नाम था। इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, जैसे इन लोगों को एप्लीकेशन कमेटी में दिया, इसके नज़र में शमा बानो चढ़ गई। अब ये लोग सोचने लगे कि 5-6 टीचर में किसी टीचर को फंसाया जाए, ये कोई भी बहाना लेके बस आ गया। बीएलओ की चिट्ठी आ गई। अगर उसने कह दिया कि हम अभी नहीं ज्वाइन करेंगे या बाद में करेंगे, या उसने चिट्ठी नहीं ली, तो ठीक है, ये कोई बात नहीं। मेरे साथ भी होता, हम भी बीएलओ हैं, हम भी कितने बार हम चिट्ठी नहीं लिए, हम भी बीएलओ का काम करने नहीं गए। हम अपना डायरेक्ट जाकर के बीएलओ ऑफिस में, इलेक्शन ऑफिस में जाके अपनी बात रखी और मेरी बात कभी मानी गई, कभी नहीं मानी गई। उन लोगों का ही से हमने ड्यूटी किया। हम तो कभी भी स्कूल का या स्कूल की टीचर जो प्रेजेंट उस वक्त मेरी जो हेड मिस्ट्रेस है, कभी तो हमको इस चीज़ सब में इन्वॉल्व नहीं किया। ये मेरा पर्सनल मामला है, हम चिट्ठी नहीं लिए तो आप बोल देती हैं हाँ बस हो, कोई बात नहीं है। वो जाकर वो मेरा पर्सनल मामला है बीएलओ का। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमने चिट्ठी, हम 1-2 दिन अगर लेट करके भी ज्वाइन करेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं। उसने हो सकता है 2-4 दिन लेट ज्वाइन किया, इसको आपने इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया? इतना बड़ा इशू बना करके आप उसको सस्पेंड क्यों कर दिया? जबकि आपने अगस्त में और पिछले 2023 के जुलाई में हम रिटायर किए हैं। हम 2023 के जुलाई में और 2023 के अगस्त में उसको बेस्ट टीचर का अवार्ड स्कूल गवर्निंग बॉडी देती है। फिर इस साल 2024 के भी अगस्त में उसको बेस्ट टीचर का अवार्ड देती है, उसके पास है। अब बेस्ट टीचर के अवार्ड के बाद 2 महीने के बाद वो इतनी खराब हो गई कि उसको एकदम सस्पेंड कर दिया। ने बोला ये भी गया कि किसी कोई राजनीतिक प्रभावशाली आदमी के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता है उनका, तो उनका एक प्रभाव भी वहाँ दिखता है, पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं। ये सारे आरोप है उनके ऊपर। आरोप एकदम बिल्कुल गलत है कि कभी कोई भी टीचर डर के मारे कोई भी किसी भी तरह का आवाज़ नहीं उठाती। हम भी तो जब से ये बेला आया तो हम किसी भी तरह का आवाज़, हम तो अपनी आँख से बहुत कुछ और एक शिक्षक होने के नाते जो आपके पास अनुभव है कि एमईसी के जो अभी जनरल सेक्रेटरी अभी हैं या नहीं है, ये तो सस्पेंस बना हुआ है तमाम चीज़ों को लेकर के। फारूक अली साहब और इस्लाम साहब वो कहते हैं कि अपनी मनमानी करते थे और अब तक डेवलप नहीं हुआ है। एमईसी के विषय में ये कहा जाता है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो क्या एमईसी को कोई आमदनी है, किसी तरह का कोई सोर्सेस है, इनकम ऑफ सोर्सेज, जो डेवलपमेंट की बातें इस समय पूरी तरह से गलियारे में चर्चा में है? नहीं, तो डेवलपमेंट को सही में उनके पास क्या हुआ? अभी जो इलेक्शन के लिए जो वोटर बने हैं तो उसी का पैसा आया होगा। जैसे बोलते 24,000 वोटर बने तो पर कैंडिडेट पता नहीं 50 रुपये या 100 रुपये कितना लेगा, तो उस हिसाब से पैसा आया होगा। अब बाकी जो दुकान है उस सब तरफ से आमदनी होगी, या स्कूल से कुछ पैसा वैसा लेते होंगे। हमको उसकी इतनी बेहतर जानकारी एक और मैं प्रश्न करना चाहूँगा। कहते हैं कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के लिए जितने भी मतदाता हैं, या इसके लिए जो पूरी मतदाता की पूरी लिस्ट तैयार हुई, उसमें कोई महिला आज तक सदस्य नहीं बन पाई। देखिए, जिस समय महिला सदस्य की बात चल रही थी उस वक्त मेरे मन में आया था कि महिला सदस्य होना चाहिए था। हमने 1-2 बार किन्हीं से पूछा भी, कमेटी
कमेटी के ही किसी मेंबर से पूछा कि महिला क्यों नहीं, तो बोले कि महिला का यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं, महिला भी वोटर नहीं बन सकती क्योंकि रेजोल्यूशन में अभी नहीं है, इस समय बायोलॉजी में नहीं है। लेकिन हमने आवाज़ उठाया था कि महिला होना चाहिए, लेकिन उस टाइम में हम स्कूल में थे, एज ए टीचर वर्क कर रहे थे, इसलिए ज़्यादा हम इस सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हम स्कूल में थे ही, उस हम रिटायर करने के 2-3 महीना पहले बाकी था, तभी यहाँ ये बनाने का काम चल रहा था, वोटर बनाने की बात चल रही थी, इसलिए हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सके क्योंकि हम स्कूल में भी थे और थोड़ा हम बाहर भी चले गए थे। जब वहाँ से आए तो ये प्रक्रिया भी खत्म हो गई थी वोटर बनाने की। हम फारूक साहब से पूछे तो फारूक साहब ने कहा कि हाँ महिला वोटर बन सकती है, लेकिन यहाँ पर महिला वोटर नहीं बना, तो इसके लिए आप लोगों ने किया क्या, ये सवाल उठता है। अच्छा, महिला वोटर क्यों नहीं बनी? इस पूरे प्रकरण से जो जिस तरह का मामला अभी चल रहा है, इससे नहीं लगता है कि एमएससी को नुकसान हो सकता है, प्रशासनिक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के झगड़ों में बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी संस्थाएं खत्म हो गई है, तो इसका नुकसान खासतौर से माइनॉरिटीज़ के जो बच्चियां हैं जो पढ़ते हैं, खासतौर से गरीब बच्चे, तो उनका नुकसान हो सकता है। हाँ बिल्कुल नुकसान हो सकता है, क्यों नहीं नुकसान होता, लेकिन जब इन लोग के समझ ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि हमारा पूरे शहर में मेरी कैसा छवि बन रही है, मेरे कैसा लोग सोच रहे हैं, तो इनका इन लोगों को यही नहीं है, एहसास ही नहीं है, तो इन लोग तो सोचते हैं चला जाएगा, यही ना सोचते हैं। हम क्या कह सकते हैं इन लोगों के बारे में, क्या सोच रहे हैं, हम तो इसका नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इससे छवि तो बहुत ख़राब हो रही है। और फारूक साहब की जहाँ तक बात है, वो इंटेलेक्चुअल आदमी, वो सोच समझ के हर काम करते हैं, हर कदम। हम उनके साथ तो बहुत ही, हम लोग को बहुत ही, जैसे साइंस का प्रोजेक्ट हुआ या कुछ भी हुआ, उसमें उन्होंने बहुत ही हमको इनकरेज किया और आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उसको क्या होता है मदद की, हमको हर तरह से, पैसे से भी मदद की, सब चीज़ से मदद की फारूक अली ने, कि हाँ अमरीना तुम ऐसे करके साइंस प्रोजेक्ट लेके जाओ। हमने जीता भी है, साइंस ड्रामा भी में भी हमने फर्स्ट प्राइज़ लिया है, और साइंस प्रोजेक्ट लेकर हम दिल्ली गए हैं, गांधी मैदान में गए, वहाँ भी मेरी बच्चियों ने फर्स्ट प्राइज़ जीत करके लाया। तो ये सबको कौन किया? फारूक अली। आप जब तक रहे उर्दू गर्ल्स स्कूल में बतौर शिक्षिका, तब तक आप प्रबंध समिति और तमाम चीज़ों को लेकर के संतुष्टि आपको नहीं मिली? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं मिली, मतलब 14 के बाद नहीं मिली, 14 के पहले तक थी, 2014 के बाद मेरे साथ सारे लोग पीछे पड़ गए। किसी भी तरह की, बहुत हम ज़बरदस्ती कर कर के हम बाहर ले गए, और कितने बार तो हम बाहर ले गए, हमको स्कूल से पैसा भी नहीं मिला। हमने एप्लीकेशन भी दिया, ये बिल भी दिया, लेकिन हमको बिल का भी पैसा वैसा वो वैसा नहीं मिला हर चीज़ में, जैसा कि पहले मिला करता था। जी, आप समाप्त करें या और कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, यही कि ये विवाद नहीं होना चाहिए, और इस तरह से इतनी पढ़ी लिखी शिक्षिका को एक तरफ तो आप दे देते हैं अवार्ड देते हैं कि तुम बेस्ट टीचर, और दूसरी तरफ उसके साथ इतना एक ज़रा सा हल्का सा कोई आवाज़ उठाए कि टीचर को नहीं होना चाहिए था, जेंट्स टीचर को नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए आपने इतना था पूरे कमेटी को ही में ही आपने एकदम बदलने की ठान ली। आखिर ऐसा क्या हो गया जो कि आप लोगों ने नया क्या बुलाया जाता है, जो गठन किए कमेटी में, हाउस बुला लिए आप लोगों ने, जनरल बॉडी की मीटिंग बुला ली, हाउस बुला लिया, ऐसा क्या हो गया था एक आग पटा, जबकि मुद्दा था कि उर्दू गर्ल्स स्कूल की एक शिक्षिका ने को सस्पेंड किया गया, उसके ऊपर आप लोग ध्यान देते, उस दोनों पक्ष की बात बैठा करके करते, दोनों पक्ष की बात सुनते, ईमानदारी से सुनते और डिसीजन लेते। आपने फारूक साहब के चिट्ठी को जो रिवोक किए थे उसका सस्पेंशन, डीओ ने जो रिवोक किया था उसका सस्पेंशन, उसको बरकरार रखा, और यहाँ हाउस बुला करके आपने जनरल सेक्रेटरी को ही बदलने का नाटक कर लिया। इसको तो हम नाटक ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे बस। शुक्रिया, आपने अनुभव साझा किया सिटीजन टाइम्स के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि आपने मेरी बात को रखी आम पब्लिक के सामने। अमरीना सिराज हैं, जो कि उर्दू गर्ल्स स्कूल की एक्स टीचर हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं 2023 में, अपने अनुभव को रख रही थी। इनके अनुसार जो इनका अपना स्पीच है या स्टेटमेंट है, ये इनका निजी है, सिटीजन टाइम्स इस बातों की खंडन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन इन्होंने असंतुष्टि जाहिर की है प्रबंध समिति और कुछ गतिविधि को लेकर के। इनका ये भी मानना है कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी तो हाउस बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, उसको बैठ करके बात करना चाहिए था, और तमाम समस्याओं का हल भी उसी बैठक में कर लेनी चाहिए थी। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, फेसबुक पर देखते हैं तो वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को भी हमारे आप एनर्जी दीजिएगा, साथ ही साथ यूट्यूब पर अगर देखते हैं आप तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।